देखिए, जिन लोगों ने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, मैं उनको बता दूं कि मैंने अगर वो इसकी रिकॉर्डिंग भी देख लीजिएगा कि मैंने शुरू किया था यहाँ से प्रेशर डिफरेंस से। मैंने ये बताया कि अगर दो पॉइंट्स के दरमियान प्रेशर का डिफरेंस होगा तो एक रिजल्टेंट फोर्स अपीयर होगी जो हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ लगेगी। जैसे आप जूस पीते हैं तो आप स्ट्रॉ के अंदर से एयर को सक कर लेते हैं, उससे प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, बाहर प्रेशर ज्यादा हो जाता है। रिजल्ट में क्या होता है कि लिक्विड ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है। बुलेट ट्रेन गुजरती है, उसमें भी यही होता है। अच्छा, अब जैसे आप देखो कि एक पिपेट होती है केमिस्ट्री लैब में, हम उसमें उसके थ्रू लिक्विड सक करते हैं। फिर हमने डिस्कस किया प्रेशर एंड डेप्थ। हमने डिस्कस किया प्रेशर एंड डेप्थ। हमने बताया कि प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ। यहां पर हमने एक ब्रेक की थी, शॉर्ट ब्रेक की थी। फिर हमने जब ब्रेक के बाद शुरू किया तो हमने ये वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें 3 टैप बने हुए हैं। जो सबसे नीचे वाला टैप है वहां से लिक्विड सबसे तेजी से आ रहा है, सबसे दूर तक जा रहा है, क्योंकि प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ। फिर हमने प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड शुरू किया और हमने एक फॉर्मूला लिखा जो इस चैप्टर में बहुत आता है, P इज इक्वल टू रो जी एच। रो का मतलब डेंसिटी, एरिया, जी की वैल्यू और पी फॉर प्रेशर है। फिर हमने एक और कॉन्सेप्ट बनाया टोटल प्रेशर का। ये कैसे निकलता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड। ये जो नंबर आप देख रहे हो 101 किलो पास्कल, ये असल में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो कि सी लेवल के करीब है। फिर हमने ये वाला स्केच कॉपी करवाया, ये वाला स्केच कॉपी कराया। इसका ग्रेडियंट है P अपॉन H। इसका ग्रेडियंट है P अपॉन H, और चूंकि रो और जी दोनों कांस्टेंट होते हैं तो ग्रेडियंट कांस्टेंट हो गया। अच्छा, अब मैं ये लिखवा रहा था कि दिस स्केच डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन। This sketch does not pass through the origin because pressure is not zero, because pressure is not zero even at the surface, even at the surface of the liquid. चलें, अब उसके बाद लिखिएगा डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड, लिखिएगा डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। किसी लिक्विड की डेंसिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है।
अब उसके बाद 2 लाइनें छोड़िएगा और ये वाली हेडिंग डाल दें। नंबर 1 प्रेशर गॉज, इसकी हेडिंग डाल दें। नंबर 1 प्रेशर गॉज। प्रेशर गॉज ये वो अपरेटस है, कभी आप गाड़ी के टायर वगैरह में हवा डलवाएं या जो बैलून्स होते हैं ना, बर्थडे बैलून्स, उनमें कभी हवा भरवाएं तो उनके पास ये ऊपर लगा हुआ होता है। इसमें एक निडल घूमती है जो कि प्रेशर नोट करती है। प्रेशर गॉज, तो लिखिएगा इट इज यूज टू मेजर, इट इज यूज टू मेजर it is used to measure the pressure inside a gas cylinder अब हेडिंग डालिएगा बैरोमीटर।
चलो आप ही बात करो। आप सब बात ही नहीं करने देते, मैं क्या करूं? मुझे बात तो जुमला तो पूरा करने देना सब। बैरोमीटर, बैरोमीटर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बैरोमीटर की अपीयरेंस ऐसी होती है, ये इसकी शक्ल होती है, इसके अंदर मरकरी भरा हुआ होता है और ये उसकी हाइट ऑफ द कॉलम है। ये मरकरी का कॉलम होता है, जो इस पूरे कॉलम में मरकरी भरा हुआ है। अब ये जो मरकरी का कॉलम है, ये बेसिकली ऐसे रुका हुआ होता है। हम इसकी ये हाइट नोट करते हैं, ये वाली। और ये जो हाइट होती है, इसको हम लेते हैं प्रेशर रीडिंग। तो आप हेडिंग डाल के लिखिएगा, दिस अपरेटस इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। This apparatus is used to measure atmospheric pressure This apparatus is used to measure atmospheric pressure or any other external pressure. Or any other external pressure. उसके बाद ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। यहां पर बाहर प्रेशर लग रहा है। अब देखो ये काम कैसे करता है इंस्ट्रूमेंट, मतलब ये कॉलम ऐसे हवा में रुका हुआ कैसे, ये तो नीचे आएगा ना, वेट की वजह से चीजें नीचे आती हैं। तो ये कॉलम नीचे क्यों नहीं आ रहा, ऐसे रुका हुआ कैसे है? होता क्या है कि जो ओपन सरफेस है उस पे प्रेशर लग रहा होता है। ये प्रेशर इस मरकरी को यहाँ रोक लेता है। तो वहां से जो ऊपर वाला मरकरी है वो नीचे नहीं आ पाता, क्योंकि नीचे वाला मरकरी ऊपर नहीं जा सक रहा, ऊपर उसको प्रेशर ने रोका हुआ है। कॉन्सेप्ट दोबारा समझो कि ये लिक्विड कॉलम रुका हुआ कैसे है। होता क्या है कि जो इसकी ओपन सरफेस है उस पर बाहर से प्रेशर लग रहा है मरकरी के ऊपर। अब जो लिक्विड कॉलम यहाँ रुका हुआ है, ये कोशिश करेगा नीचे आने की। ये नीचे नहीं आ पाएगा, क्योंकि जो खुली सरफेस है, जो सरफेस खुली हुई है, उस पर बाहर से प्रेशर लग रहा है। ये प्रेशर इस ओपन सरफेस को ऊपर जाने से रोकेगा और यहां से ये कॉलम यहां से
ये कॉलम नीचे नहीं आ पाएगा, तो ये कॉलम ऐसे रुका हुआ है, ये वाला कॉलम ऐसे रुका हुआ है, और यहाँ ओपन, दोनों साइडों पे ओपन पे भी प्रेशर है। तो असल में इट इज लाइक अ प्रेशर इक्विलिब्रियम। तो इसमें लिखिएगा, बैरोमीटर वर्क्स ऑन, barometer works on the principle of pressure equilibrium barometer works on the principle of pressure equilibrium। फिर ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी, A mercury barometer consists of a glass tube and a vessel filled with mercury. Initially, the tube is completely filled with mercury, and then it is turned upside down, and its open end is submerged in a vessel filled with mercury, so that a vacuum is formed in the top part of the tube, as shown in the diagram. The pressure P exerted by the weight of the column of mercury on an area equal to the cross-sectional area of the tube A is balanced by the pressure exerted on the surface of the mercury, and this will be equal to the atmospheric pressure. The unit of pressure, which is used in relation to the manometer, is the torr, which is equivalent to the pressure of a millimeter column of mercury. It is an old unit and is used for practical reasons, because it is easy to measure the height of a mercury column in a vessel. The atmospheric pressure, which is often used as a reference pressure, has an average value of 1013 hectopascals. At this pressure, the mercury column reaches a height of approximately 760 millimeters. A mercury barometer consists चलें अब उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट देखें जो मैंने अभी पीछे भी डिस्कस किया कि मरकरी को हम यूज क्यों करते हैं, क्योंकि मरकरी की डेंसिटी ज्यादा होती है। जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ाते जाओगे हाइट ऑफ कॉलम छोटी होती जाएगी, मरकरी की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। अगर तुम मरकरी की जगह वाटर यूज कर लो
तो बहुत बड़ा अपरेटस बनेगा, मतलब ये जो कॉलम है, ये वाला जो कॉलम है ये बहुत बड़ा हो जाएगा, दिस कॉलम वुड बी मच बिगर। तो अब आप कॉन्सेप्ट बनाओ कि जितना डेंस लिक्विड लगाओगे, जितना डेंस लिक्विड होगा, जितना डेंस लिक्विड होगा मरकरी उतना आसान, सॉरी, जितना डेंस लिक्विड होगा उतना छोटा कॉलम बनेगा, क्योंकि डेंस होने की वजह से उसका वेट ज्यादा होगा। तो अब आप ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा, ये वाली स्क्रीन कॉपी करें। समंदर के करीब, सी लेवल के करीब अगर आप मरकरी कॉलम बनाएंगे तो 760 मिलीमीटर का कॉलम जो है वो आपको मिलेगा, और इसी वजह से इसको कहते हैं 1 ATM। 1 ATM का मतलब होता है 101 किलो पास्कल। इन्होंने मरकरी क्यों सेलेक्ट किया हुआ है? क्योंकि मरकरी की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, और मरकरी का छोटा सा कॉलम भी इतना हैवी होता है कि आमतौर पे आप उसको कोई आसानी से हिला भी नहीं सकते। तो अब ये वाली स्क्रीन, ये वाला डेटा कॉपी होगा। A change in pressure is reflected by the change of height। ये मेरा आज का अगला कॉन्सेप्ट है
जब प्रेशर बाहर बदलेगा, जब बाहर प्रेशर बदलेगा तो मरकरी कॉलम की हाइट बदलेगी। अगर तुम इसको जरा ऊंची जगह पे ले जाओ, जैसे तुम इसको किसी माउंटेन पर ले जाओ, तो तुम देखोगे हाइट कम हो जाएगी। तो अब ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। अब जैसे आप इसको किसी ऊंची जगह पे ले जाएं, तो जब आप इसको किसी ऊंची जगह पर लेकर जाएंगे तो मरकरी कॉलम श्रिंक हो जाएगा। नीचे लिखिएगा कि एट अ हायर एल्टीट्यूड, एट अ हायर एल्टीट्यूड height of mercury column decreases at a higher altitude, at a higher altitude height sorry, height of mercury column decreases, height of mercury column decreases। अब देखो कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप मरकरी कॉलम बनाते हैं तो अगर आप पतली ट्यूब इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा सेंसिटिव होगी। अगर आप वाइडर ट्यूब इस्तेमाल करेंगे तो उसकी रेंज ज़्यादा होगी। इसका क्या मतलब है, अगर नैरो ट्यूब होगी तो मरकरी तेज़ी से ऊपर जाएगा, तेज़ी से नीचे आएगा, जैसे थर्मोमीटर में करता है वो। लेकिन अगर आपके पास एक वाइडर ट्यूब होगी, ये वाली, अगर आपके पास वाइडर ट्यूब होगी तो उसमें मरकरी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगा, तो उसकी रेंज ज्यादा होगी। अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा।
ठीक है, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक है, 5 मिनट का एक शॉर्ट ब्रेक है। हम इसको अब ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। देयर इज अ शॉर्ट ब्रेक ऑफ 5 मिनट।
मैनोमीटर, सब लोग हेडिंग डालिएगा मैनोमीटर। मैनोमीटर एक यू शेप का अपरेटस होता है, लाइक दिस। मैनोमीटर एक यू शेप का अपरेटस है जिसमें हम मरकरी भर देते हैं। शुरू में दोनों कॉलम्स में मरकरी का लेवल सेम होता है। ये इसकी अपीयरेंस होती है। मरकरी क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि मरकरी बहुत डेंस होता है और मरकरी प्रेशर को बड़ी जल्दी डिटेक्ट कर लेता है। तो लिखिएगा मैनोमीटर की हेडिंग डालकर, इट इज अ यू शेप अपरेटस। It is a U-shape apparatus. It is a U-shape apparatus. It is a U-shape apparatus used to compare pressures. It is a U-shape apparatus used to compare pressures. फिर ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। अब देखिए, जब हम इसको किसी ट्यूब के साथ या किसी सिलेंडर के साथ लगाते हैं, किसी ट्यूब के साथ या सिलेंडर के साथ लगाते हैं तो मरकरी लेवल मूव करता है। एक साइड से नीचे चला गया, दूसरी साइड से ऊपर चला गया, तो इसकी हाइट का डिफरेंस आता है। ये जो हाइट का डिफरेंस होता है ये वाला, इसको हम कहते हैं प्रेशर रीडिंग। अभी बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन होती है कि आप इसको लगाएं और इसका ये डिफरेंस नोट कर लें। ये जो डिफरेंस होगा इसको कहते हैं प्रेशर। अब यहां लिखा हुआ है प्रेशर बिलो एटीएम। वो क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि इधर से ये खुला हुआ है, तो इसका मतलब इस वक्त ये वाला प्रेशर ज्यादा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, तभी वो उसको पुश करते करते ऊपर ले गया। तो आपने जो लिखा था उसके बाद आप डायग्राम के बाद आपने ये वाली डायग्राम बनाई थी ना, तो इसमें लिखिएगा इनिशियली लेवल ऑफ मरकरी इज द सेम। इनिशियली level of mercury is the same in both the limbs. Initially level of mercury is the same in both the limbs.
अब आप ये वाली डायग्राम बनाएं। अब जो इसका डिफरेंस होता है, ये जो आप डिफरेंस देख रहे हो ना, ये असल में ये इसकी रीडिंग है। इसका ये जो डिफरेंस होता है ये इसकी रीडिंग है। अब हम यहां देखें ना, अब ये ऊपर 3 है, नीचे 3, 6 हो गया, इधर भी 6 है, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि एक जगह ये यहां से नीचे गया है, एक जगह यहां से ऊपर गया है। अब अगर अगर आप एक वाइडर ट्यूब इस्तेमाल करेंगे तो मरकरी आहिस्ता आहिस्ता चलेगा, इसको कहते हैं मोर रेंज। अगर आप ट्यूब को नैरो कर देंगे तो मरकरी तेज चलेगा, इसको कहते हैं ग्रेटर सेंसिटिविटी। ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। अब ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। ठीक है, अब एक सवाल आप देखिएगा, सब लोग ये वाला एमसीक्यू देखिएगा, पहले आप लोग खुद पढ़ो और फिर इसका आंसर आप लोग मुझे बताइएगा। व्हाट इज द प्रेशर ऑफ द गैस सप्लाई। अब इसमें तरीका बड़ा सिंपल है, 9 सेंटीमीटर नीचे है, 9 सेंटीमीटर ऊपर है, तो अगर आप इसको टोटल करेंगे तो 18 सेंटीमीटर आ गया। अब ये कैसे पता चलता है अबव एटीएम या बिलो एटीएम, इसका पता कैसे चलता है? इसमें ये होता है, आपको ये देखना होता है कि ये वाली चीज यहां से नीचे गई है, इसका मतलब गैस का प्रेशर ज्यादा है और जो खुली हुई जगह है वो ऊपर गई है। तो अगर मरकरी खुली जगह में ऊपर गया है तो इसको कहते हैं अबव एटीएम प्रेशर। अगर मरकरी खुली जगह में ऊपर गया है, अगर मरकरी खुली जगह से ऊपर गया है तो उसको कहते हैं दैट इज कॉल्ड अबव एटीएम।
चलो अब हेडिंग डाल दो हाइड्रोलिक्स। दो लाइनें छोड़िएगा और हेडिंग डालिएगा हाइड्रोलिक्स। अब ये सारे छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जो कि आपने किए हुए हैं क्लास 9th में। जो असल मुश्किल चैप्टर्स हैं जो मैंने काफी पहले करवा लिए थे, मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, ये मुश्किल चैप्टर्स हैं। मैं आजकल उनकी वर्कशॉप्स कर रहा हूँ। मैंने अभी रिसेंटली एक वर्कशॉप उस पर की है। आप उसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पे भी उसके रिवीजन लेक्चर पढ़े हुए। तो जो मुश्किल चैप्टर्स हैं उनको आपको रिवाइज करते रहना है, क्योंकि एक्चुअली ये चैप्टर्स हैं जो आगे जाकर प्रॉब्लम बन जाते हैं। ये जो चैप्टर अभी हम कर रहे हैं ये स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, छोटे चैप्टर्स हैं, प्रेशर, वर्क पावर, एनर्जी वगैरह। चलो हेडिंग डालो हाइड्रोलिक्स। हाइड्रोलिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है पहले वो समझ लो। हाइड्रोलिक्स क्या होता है, इसके पीछे एक लॉ है जिसको कहते हैं पास्कल्स लॉ। पास्कल ने कहा था कि जब तुम एक लिक्विड पे प्रेशर डालते हो, जब तुम एक लिक्विड पे प्रेशर डालते हो तो प्रेशर अंदर जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, हर डायरेक्शन में जाता है। जब प्रेशर एक लिक्विड पे लगता है तो प्रेशर हर तरफ फैल जाता है, हर तरफ ट्रांसमिट होता है। तो हेडिंग डालिएगा हाइड्रोलिक्स और उसमें लिखिएगा इट इज द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स। लिखिएगा कि इट इज, हाइड्रोलिक्स की हेडिंग डाल के लिखिएगा इट इज द स्टडी ऑफ, इट इज द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स। फ्लूइड क्या होता है, जब तुम लिक्विड और गैस को मिलाकर बोलते हो तो उसको कहते हैं फ्लूइड। चलो अब साइड हेडिंग दे दो पास्कल्स लॉ। साइड हेडिंग दे दो पास्कल्स लॉ। उसमें लिखिएगा कि व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन अ लिक्विड, व्हेन pressure is applied on a liquid, it is transmitted in all possible directions. It is transmitted in all possible directions. It is transmitted in all possible directions. फिर ये वाली डायग्राम कॉपी कर लो, ये वाली डायग्राम कॉपी कर लो।
अब जरा कॉन्सेप्ट देखो कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अगर मैं एफ को सब्जेक्ट बना लूं तो एफ इज इक्वल टू पी ए। आपने इसमें प्रोपोर्शनल का साइन लगा दिया, तो अब अगर प्रोपोर्शनल का साइन लगा दें तो P इज इक्वल टू कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट हो गया। अब अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक्स। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक्स। ये वाली स्क्रीन कॉपी कर लें, ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। इसको जो आपने कॉपी किया इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक्स। इसका मतलब है कि प्रेशर कांस्टेंट है, इसमें अगर प्रेशर कांस्टेंट कर दें तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। यहां से कॉन्सेप्ट बना कि अगर तुम एक ऑयल भरकर अपरेटस बनाओ और तुम इधर से फोर्स अप्लाई करो तो इधर से फोर्स इधर आएगी, और इधर चूंकि एरिया बढ़ा हुआ है, एरिया ज्यादा है, तो फोर्स बढ़ जाएगी। यानी आप अगर एरिया बढ़ाएं तो फोर्स बढ़ा सकते हैं। हाइड्रोलिक्स का फायदा क्या है? हाइड्रोलिक बेसिकली करता ये है कि वो आपकी फोर्स को मल्टीप्लाई कर देता है। अब जैसे आप आजकल देखते हैं बड़ी बड़ी क्रेन्स होती हैं, एरोप्लेन्स होते हैं, बड़ी मशीन्स होती हैं, अब इनमें इतनी पावर कहाँ से आती है? हम क्या करते हैं कि हम एक सिलेंडर बनाते हैं जिसका एरिया कम होता है, वहां पर अपनी फोर्स लगा देते हैं। ये फोर्स ऑयल के थ्रू गुजर के इस बड़े सिलेंडर में आती है जिसको कहते हैं स्लेव सिलेंडर, इसको कहते हैं मास्टर सिलेंडर। इधर चूंकि एरिया ज्यादा है तो फोर्स मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हम क्या करते हैं कि हमने लगाई 10 न्यूटन, वो बन गई 30 न्यूटन। वो 30 न्यूटन कैसे बन गई? क्योंकि जब एरिया बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ जाएगी। ये इसको कहते हैं हाइड्रोलिक। बड़ी बड़ी मशीन्स आप देखते हैं ना, ये इन मशीन्स को कहते हैं हाइड्रोलिक मशीन्स। तो आपने जो लिखा उसमें आगे लिखिएगा कि हाइड्रोलिक्स is used to magnify a force. Hydraulics is used to magnify a force hydraulics is used to magnify a force। उसके बाद देखो फायदा क्या है, तुम थोड़ी सी फोर्स लगाओगे, जैसे अगर अब तुम ड्राइविंग जो लोग सीख रहे होंगे उन्होंने देखा होगा आजकल की गाड़ियों में जो ब्रेक्स होती हैं वो हाइड्रोलिक्स होती हैं। आपने हल्का सा पांव रखा, गाड़ी रुक गई। अब इतनी फोर्स आपके पैर में तो नहीं है, तो बेसिकली हाइड्रोलिक्स क्या करता है कि फोर्स को मल्टीप्लाई कर देता है। अब इसमें आपको ये वाला अपरेटस कॉपी करना है, ये वाला अपरेटस कॉपी करिएगा।
नहीं, दोनों तरफ डेप्थ सेम है ना, जो प्रेशर होता है वो डेप्थ के साथ बदलता है, यहाँ भी डेप्थ सेम है और यहाँ भी डेप्थ सेम है, दोनों पिस्टन्स का लेवल सेम है, दोनों जो पिस्टन्स हैं उनका लेवल सेम है, एरिया बढ़ जाएगा तो फोर्स बढ़ जाएगी। देखो यहां पर गौर से देखो इस कॉन्सेप्ट को, यहां पर तुम देखो कि वॉल्यूम, यहां पर वॉल्यूम, दोनों जगह वॉल्यूम सेम है, लेकिन चूंकि एरिया बढ़ गया है इसलिए क्या होगा कि प्रेशर बढ़ जाएगा, फोर्स बढ़ जाएगी। यहां पर देखो इधर तुम इसको ज्यादा अंदर पुश करोगे, ये ऊपर जब जाएगा तो इतना ऊपर नहीं जाएगा जितना इधर से नीचे आया है, लेकिन जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है और फोर्स बढ़ जाएगी। तो इसको आपने कॉपी कर लिया, नीचे लिख दीजिएगा कि ड्यू टू इंक्रीज इन एरिया, ड्यू टू इंक्रीज इन एरिया force increases, due to increase in area force increases। उसके बाद इसकी एप्लीकेशंस देखिएगा, नंबर 1 हाइड्रोलिक ब्रेक्स, नंबर 2 हाइड्रोलिक प्रेस, ये एप्लीकेशन कॉपी करिएगा। Pascal's law and hydraulic brake system. Pascal's law. Pascal's law was formulated by Blaise Pascal to describe the effects of pressure within a liquid. The law states that the pressure exerted anywhere in a mass of confined liquid is transmitted undiminished in all directions throughout the liquid. The working of hydraulic devices like the hydraulic press and the hydraulic brakes are based on this principle. Hydraulic brake system. We all know that a car slows down and stops when we apply brakes. But how does this happen? How does the force exerted on the foot pedal stop or slow down a car? How does it multiply the force so that it is enough to stop something as big as a car? The basic idea behind any hydraulic system is very simple. The force applied at one point is transmitted to another point using an incompressible fluid, generally oil. Most brake systems also multiply the force in the process. Here you can see the simplest possible hydraulic system.
Two pistons are fitted into two glass cylinders filled with oil and connected to one another with an oil-filled pipe. If you apply a downward force on one of the pistons, then the force is transmitted to the second piston through the oil in the pipe. Since oil is incompressible, the efficiency is very good. Thus, most of the applied force appears at the second piston. The advantage of hydraulic systems is that the pipe connecting the two cylinders can be of any length and shape, allowing it to choose any path separating the two pistons. The other advantage about a hydraulic system is that it multiplies the force applied. Here you can see the hydraulic brake system of an automobile. It consists of a pipeline containing fluid, one end of which is connected to the master cylinder fitted with a piston attached to the foot pedal. The other end of the pipeline is connected to the wheel cylinder having two pistons, P1 and P2, attached to the brake shoes. The area of cross-section of the wheel cylinder is greater than the area of the cross-section of the master cylinder. Let us see what happens when brakes are applied. When the brakes are applied, the foot pedal is pushed, due to which pressure is exerted on the fluid in the master cylinder. This pressure is transmitted equally and undiminished throughout the fluid and to the pistons of the wheel cylinder. Therefore, the pistons get pushed outwards and the brake shoes get pressed against the rim of the wheel, due to which the motion retards. On releasing the pressure on the pedal, the return spring forces the pistons of the wheel cylinder back, and the fluid flows back into the master cylinder. Hope you will remember this the next time you see a driver applying brakes. अब ये जो ऑपरेटर्स आप देख रहे हो, इसको कहते हैं हाइड्रोलिक प्रेस। ये जहाँ पेपर को और चीज़ों को दबा देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं। जैसे नई बुक्स आती हैं तो वो काफ़ी कंप्रेस हुई भी होती हैं, इसको कहते हैं हाइड्रोलिक प्रेस। अब एक सवाल है, ये एक एमसीक्यू है, आप फॉर्मूला सामने रखिएगा और मुझे ये वाला क्वेश्चन करके दे। जो भी कर ले वो फिर आंसर यहाँ चैट पे शेयर कर दे।
4 न्यूटन। ठीक है, बाकी लोग भी अपनी वर्किंग शेयर करें। आंसर आ रहे हैं 4 न्यूटन। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? F1/A1 इज इक्वल टू F2/A2। फॉर्मूला लगा दें, F1/A1 इज इक्वल टू F2/A2 और उसको लगा के सॉल्व कर दें। चलें, हेडिंग डालिएगा बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ for a fixed amount of gas at constant temperature, gas volume is inversely proportional to gas pressure. बॉयल्स लॉ कहता है कि अगर तुम किसी गैस पे प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस दब जाएगी और उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। अगर तुम किसी गैस पे प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस का वॉल्यूम कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ जाएंगे, सप्रेस हो जाएंगे और उससे वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जब आप किसी गैस पे प्रेशर बढ़ाओगे तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। ये कहलाता है बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखें तो गैस का वॉल्यूम प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी, पूरी स्क्रीन।
देखो अब ये प्रेशर गॉज लगा हुआ है, यहाँ पर अंदर एक गैस भरी हुई है, पी यहाँ पर एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन आ रहा है, फॉर्मूला है V इज इक्वल टू AL। A का मतलब होता है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया और L का मतलब होता है लेंथ, जितना ये आगे जाएगा, जितना ये आगे आया है ना, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है P1V1 इज इक्वल टू P2V2। जब आप किसी गैस का प्रेशर बदलते हैं तो उसका वॉल्यूम बदल जाता है। ये वाला स्केच कॉपी करिएगा सब लोग, ये वाला स्केच कॉपी करें। अगर मैं एक्सिस बदल के लगा दूं 1/V, तो फिर ये लाइन स्ट्रेट हो जाएगी। जो लोग एडमेस लेते हैं उनके लिए बता रहा हूं, इसको कहते हैं लीनियर लॉ। लीनियर लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप रेसिप्रोकल यूज कर लें तो इनवर्स प्रोपोर्शनल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन जाता है। बाकी लोग इसको याद कर लें, फिलहाल कोई ऐसा इसमें इंपॉर्टेंट चीज तो है नहीं। तो यहाँ लाइन स्ट्रेट कैसे हो गई कि मैंने यूज कर लिया है 1/V। तो ये स्केच कॉपी होगा, अब ये वाला स्केच कॉपी होगा। अब देखो इनवर्स प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, जो मैंने एक मर्तबा समझाया था जब एटीपी के नोट्स बना रहे थे। इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी को चेक कैसे करते हैं कि दोनों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते जाएं, एक क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, एक कम होती जा रही है, और उनका जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा। अगर दो क्वांटिटीज का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहे तो इसको कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी। अगर दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहे तो दिस इज कॉल्ड इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी। ये हमने किया हुआ है एटीपी के नोट्स में। अब आप देखें एक और स्केच है, जब लाइन हॉरिजॉन्टल हो तो इट शोज कांस्टेंट, पीवी रिमेन्स कांस्टेंट। ये दो स्केचेस अब कॉपी होंगे, ये वाले दो स्केचेस कॉपी करिएगा।
ये वाला स्केच कॉपी करिएगा। देखें, अब इसमें एक क्वेश्चन है, आप सब लोग ये वाला एमसीक्यू पढ़िएगा और मुझे इसका आंसर निकाल के बताइएगा। सब लोग ये वाला एमसीक्यू रीड करें। देखो, फॉर्मूला मैंने शो किया है। v1 x ले लो, v2 2x कर दो, और फॉर्मूला क्या है, p1 v1 इज इक्वल टू p2 v2। एक बच्चे ने आंसर दिया है बी। मैं भी दोबारा वो पिछली स्लाइड दिखा देता हूँ। आप लोग सब लोग मुझे ये वाला क्वेश्चन कर दो ताकि ये पूरा हो जाए। आंसर है बी। अब अगला कॉन्सेप्ट, एक एग्जांपल है इसकी बॉयल्स लॉ की, वो कैसे काम करता है कि जैसे अब एक लेक है या कोई फिश एक्वेरियम जैसे होता है, कंटेनर है, एक बबल है जो कि नीचे है, एयर बबल, और वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहा है, तो प्रेशर कम होता जाएगा, तो ये बबल एक्सपेंड होगा, बड़ा होता जाएगा। दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। इसमें लिखिएगा कि Boyle's law has many applications. Boyle's law has many applications उसके बाद ये वाली स्क्रीन कॉपी कर लीजिएगा। ये आज का आखिरी काम है, चैप्टर यहाँ खत्म हो रहा है। दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर, और आप इसको कंप्लीट करके फिर क्लास खत्म है। ठीक है जी, ओवर फॉर टुडे। हम इसको इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे।